नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल टर्म की हम बात करेंगे, GI-UK गैप। ये गैप कहां पर स्थित है, कौन से देशों के लिए इंपॉर्टेंट है और अभी 21वीं सदी में इसकी क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, इन सब पॉइंट्स को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। सिंपल सा फंडा है, GI-UK का मतलब होता है ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके। इन देशों के बीच में जो अटलांटिक ओशन में ये गैप है, इसको कहते हैं GI-UK गैप। लेकिन इतनी सी डेफिनेशन समझ लेने से आपका काम नहीं होगा, इसके कई आयाम है जो आपको समझने पड़ेंगे, कुछ इतिहास है जो आपको जानना पड़ेगा। तो आइए इसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ जानते हैं। और अभी अनअकैडमी के कोर्सेज पर स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसकी जानकारी मैं अंत में दूंगा, तो लेक्चर के बाद आप सुन सकते हैं। GI-UK एक एक्रोनिम है ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूनाइटेड किंगडम के लिए। तो ये वाला जो गैप है, जो ग्रीनलैंड और आइसलैंड और यहां आइसलैंड और यूके के बीच में बनता है, इसी को कहते हैं GI-UK गैप, यानी कि दो हिस्सों में विभाजित ये गैप है और ये अंध महासागर के उत्तरी हिस्से में नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में स्थित है। आइए थोड़ा और इंटरेक्टिव तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये है यूरोप और ये है रशिया। तो रशिया की लोकेशन समझना बहुत जरूरी है इस पूरे टॉपिक को जानने के लिए, क्योंकि GI-UK का बहुत बड़ा लेना देना रशिया से ही है, ज्यादातर लेना देना इसका रशिया से ही है। तो देखिए ये वाला जो पूरा एरिया है, ये है आर्कटिक ओशन, और आर्कटिक ओशन साल के ज्यादातर समय रहता है फ्रोजन, यहां पर बर्फ जमी रहती है, इसके थ्रू नेविगेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ महीने साल के ऐसे होते हैं जब यहां पर नेविगेशन पॉसिबल है। और अगर आप देखो तो आर्कटिक ओशन ऑलमोस्ट पूरा क्लोज्ड है। यहां पर अंदर एंट्री के लिए केवल एक तो ये वाला रास्ता है जो अलास्का और रशिया के बीच में बेरिंग सी से होकर, और दूसरा बड़ा एंट्री पॉइंट है यहां पर GI-UK गैप। तो ये GI-UK गैप यानी कि ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके के बीच वाला जो ये समुद्री हिस्सा है, स्पेशली यहां पर जहां अभी मेरा माउस पॉइंटर है, इसको हम कहते हैं GI-UK गैप। और इस गैप को जो कंट्रोल करेगा वो रशिया के एक्सेस को कंट्रोल करेगा और आर्कटिक ओशन के एक्सेस को कंट्रोल करेगा। दो चीजें हैं, क्योंकि देखो रशिया के पास यहां पर कहीं पे भी वाटर एक्सेस नहीं है। रशिया के पास समुद्री एक्सेस कहां से है? यहां पर क्राइमिया से। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझाई थी, ब्लैक सी फ्लीट याद है ना, जो रशिया ने ब्लैक सी में कुछ ब्लॉकेड्स लगाए हैं अभी। तो एक तो ये ब्लैक सी वाला इनके पास एक्सेस है, लेकिन यहां पर भी बीच में क्या आ जाता है, ये टर्की वाला चोक पॉइंट आ गया। दूसरा रशिया के पास एक छोटा सा एक्सेस है यूरोप में, कहां पर? बाल्टिक सी में, ये वाला एरिया, दिस इज कॉल्ड कैलिनिनग्राड। तो ये कैलिनिनग्राड जो है, ये बाल्टिक नेशंस में इनके पास छोटा सा एक जमीन का टुकड़ा है जो इन्हें बाल्टिक सी का एक्सेस तो दे देता है। लेकिन अगेन यहां से रास्ता कहां से होकर जाता है? एक चोक पॉइंट है, डेनमार्क को क्रॉस करना पड़ेगा। तो इस चोक पॉइंट के थ्रू यहां पर वेस्टर्न एलाइज रशिया को हमेशा रोक सकते हैं। रशिया के पास जो सबसे फ्रीली मूवेबल एरिया है, जहां पर वो आसानी से नेविगेट कर सकता है, वो है ये वाला बैरेंट्स सी। ठीक है, बैरेंट्स सी और व्हाइट सी, ये वाला है व्हाइट सी और ये वाला है बैरेंट्स सी। तो यहां पर इनका एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसका नाम है मुर्मांस्क। तो ये यहां पर है मुर्मांस्क, और बहुत ही सिक्लूडेड सेफ इनका हार्बर है। आप देख सकते हो एक एस्चुरी के अंदर ये बना हुआ है। तो ये जो मुर्मांस्क पोर्ट है, यहां से रशिया की जो नॉर्दर्न सी फ्लीट है या नॉर्दर्न फ्लीट इनकी जो है, वो आसानी से अटलांटिक ओशन को एक्सेस कर सकती है। यहां से निकलकर सीधा वो अटलांटिक ओशन चले जाते हैं। और मुर्मांस्क की खासियत यह है कि साल के ज्यादातर समय ये पोर्ट ओपन रहता है, यहां पर बर्फ नहीं जमती है। अगर उसका कोई रीजन मुझे बता सकता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। देखता हूं कि ज्योग्राफी कितने लोगों ने अच्छे से पढ़ी है। एक और लैंडमार्क याद रख लेना, ये है कोला पेनिनसुला, रशिया का कोला पेनिनसुला है, यहां पर ही मुर्मांस्क का पोर्ट इनका स्थित है। तो अब इस GI-UK गैप की इंपॉर्टेंस ये हो जाती है कि जो भी इसको कंट्रोल करेगा, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूके हो या फिर यूएसए हो, वो रशिया के एक्सेस को रोक सकता है। या अगर रशिया इसे कंट्रोल कर रहा है तो वो इन देशों की नेवी को अपने नेवी के पास या मुर्मांस्क पोर्ट के पास आने से रोक सकता है। और अगर यूके या यूएस इसको कंट्रोल करेंगे तो वो रशिया की नेवी को यहां पर आने से रोक सकते हैं। तो कई चीजें मैंने अभी आपको जो मैप में समझाई, वही सब अब इन स्लाइड्स में लिखी हुई हैं। तो देखो रशिया के पास उत्तरी अटलांटिक ओशन को एक्सेस करने के दो ही रास्ते हैं। एक तो वो कैलिनिनग्राड के थ्रू यहां से बाल्टिक सी से होते हुए जा सकता है, या फिर यहां मुर्मांस्क से होते हुए जा सकता है। यहां पर एक चोक पॉइंट आ जाता है डेनमार्क और नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन के बीच वाला जो गैप है वो बहुत ही छोटा है, आसानी से उसको चोक किया जा सकता है। तो इसीलिए इनकी जो नॉर्दर्न फ्लीट है वो रशिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बाल्टिक और ब्लैक सी फ्लीट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण इनके लिए अपनी उत्तरी फ्लीट है, यानी कि जो उत्तरी एरियाज में स्थित है, मुर्मांस्क में ये बेस्ड है। यहां से वो डायरेक्टली अटलांटिक ओशन को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अब आप समझ ही रहे होंगे कि अगर GI-UK गैप को कवर कर लेता है कोई, तो रशिया को आसानी से रोका जा सकता है। तो ये कैलिनिनग्राड की लोकेशन है। जो लोग पीडीएफ डाउनलोड करते हैं उनकी सहूलियत के लिए मैंने यहां पर डाल दिया है। कैलिनिनग्राड से भी रशिया डायरेक्टली यहां पर अटलांटिक ओशन में जा सकता है और इस नॉर्थ सी वाले एरिया को भी टारगेट कर सकता है। यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑयल एंड गैस प्लेटफॉर्म्स हैं जो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। इस गैप की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते हुए पिछले 100 सालों में कई देशों ने यहां पर अपने बेसिस, मिलिट्री बेसिस को बनाया है, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2।
इसमें ग्रीनलैंड में आप देखोगे तो यहां पर है थूल एयरबेस, जो यूनाइटेड स्टेट्स का नॉर्दर्न मोस्ट मिलिट्री बेस है, जहां पर इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स को तैनात कर रखा है। तो ये मिसाइल्स किस लिए लगाई गई है यहां पर? डायरेक्टली रशिया को अटैक कर सके इसके लिए। फिर उसके बाद इनका आइसलैंड में भी यूएस का एक मिलिट्री बेस है। यूके का अपने खुद के होम कंट्री में बहुत सारे मिलिट्री बेस है। और यहां पर रशिया का सबसे इंपॉर्टेंट बेस है सेवेरोमोर्स्क। सेवेरोमोर्स्क जो है वो बेसिकली मुर्मांस्क से 10 किलोमीटर दूर उनका जो एक्चुअल नेवल स्टेशन है उस जगह का नाम है। तो मुर्मांस्क या सेवेरोमोर्स्क इस नाम का भी इस्तेमाल कभी किया जा सकता है, दोनों एक ही है प्रैक्टिकली। ओके, तो सेवेरोमोर्स्क इज द एक्चुअल नेम ऑफ द प्लेस जहां पर वो उनका नेवल स्टेशन स्थित है। तो यहां से इनका भी टारगेट यही रहता है कि नॉर्थ सी को ये लोग आसानी से एक्सेस कर सकें। रशिया के अलावा यूके के लिए भी ये गैप काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, अब तो यूके यूरोप से काफी क्लोजली अलाइड है, लेकिन एक समय ऐसा था आज से 100-150 साल पहले जब यूके की यूरोपियन देशों से इतनी अच्छी बनती नहीं थी। फ्रांस हो गया, पोर्चुगल, इटली, ये सभी कंपीटिंग पावर्स थे। तो इसीलिए यूके इन नेवीज को रोक सकता था रशिया के साथ हाथ मिलाने से। तो देखो, अगर कोई भी यूरोपियन कंट्री है उसको रशिया के साथ या आर्कटिक ओशन की तरफ जाना है या नॉर्वेजियन सी या नॉर्थ सी में भी जाना है, तो उनके पास यही रास्ता है, या तो जीआईयू के गैप से जाते या फिर ये इंग्लिश चैनल से होके जाते। अब इंग्लिश चैनल को तो पूरी तरह से ये नेवी डोमिनेट करती है, पतला चैनल है, 30-40 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, आसानी से इसको ब्लॉक किया जा सकता है। तो इसीलिए ये दूसरे जो देश हैं इनके पास यही ऑप्शन बचता था कि ये जीआईयू के गैप का इस्तेमाल करते हुए यूके को उत्तरी दिशा से घेर ले। इसीलिए ब्रिटिश नेवी भी हमेशा से इसको काफी हैवीली डिफेंड करती आई है। और यूके के पास क्या है कि जिब्राल्टर का भी कंट्रोल है, तो वो मेडिटेरेनियन का भी एक्सेस कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए स्पेन, फ्रांस और पोर्चुगल के अलावा और कोई देश इनको कभी भी प्रैक्टिकली चैलेंज नहीं कर पाया कॉन्टिनेंटल यूरोपियन कंट्रीज की अगर हम बात करें। फिर बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। इस समय जर्मनी ने अपने नॉर्दर्न एरिया से इस जीआईयू के गैप से बाहर निकलते हुए नॉर्थ अटलांटिक ओशन के व्यापार को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। एलाइड शिप्स, यूएस, यूके के जो जहाज थे उनको, बहुत सारे जहाजों को डुबाया गया था। ये नाजी जर्मनी के सबमरीन्स कर रही थी। उसके बाद 1940 तक तो यही चल रहा था। उसके बाद उन्होंने फ्रांस पर अटैक करके कब्जा कर लिया था, तो फिर यहां से इस कोस्ट लाइन का भी इस्तेमाल वो कर सकते थे। और बाद में 1940s के बाद में यूके ने क्या किया कि इस एरिया को ब्लॉक करने की कोशिश करी। तो उन्होंने ये ट्राई किया कि इस एरिया को, नॉर्थ सी को ब्लॉक कर दो जीआईयू के गैप का इस्तेमाल करते हुए, जर्मनी की जो सबमरीन्स हैं वो अटलांटिक ओशन की तरफ निकल ही ना सके। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इंग्लिश चैनल को तो ब्लॉक करना काफी आसान था। तो वर्ल्ड वॉर 2 में भी जीआईयू के गैप को ब्लॉक करके एलाइड कंट्रीज ने अपनी शिपिंग को बचाया और इसीलिए वो आगे 1942 के बाद दूसरे ऑपरेशंस चला सके। 1940 में ब्रिटेन ने फैरो आइलैंड्स और आइसलैंड को कैप्चर कर लिया और इससे ये जीआईयू के गैप को पूरी तरह से डोमिनेट कर पाए थे। विश्व युद्ध के बाद आता है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के समय इस गैप की इंपॉर्टेंस रशिया के लिए सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। अब रशिया को अपनी नॉर्दर्न फ्लीट को अटलांटिक ओशन या दुनिया में कहीं पर भी निकालना है, तो उसको इस जीआईयू के गैप को ट्रैवल करना जरूरी था। और जब इतने बड़े जहाजी बेड़े एक साथ निकलते हैं तो इनको डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जीआईयू के का फायदा क्या है कि इतना बड़ा ओशन है कि इसमें आसानी से कहीं से भी बच के निकल सकते हो। तो इसीलिए इसमें सर्वेलेंस की इंपॉर्टेंस बढ़ गई कोल्ड वॉर के दौरान। तो नेटो को हमेशा यह डर सताता था कि कैसे हम रशियन नेवल फ्लीट्स को डिटेक्ट कर पाएंगे। और इसके लिए इन्होंने क्या तकनीक अपनाई, इन्होंने साउंड सर्वेलेंस सिस्टम पूरे जीआईयू के गैप में बिछा दिया। इन्होंने बेसिकली अंडर वाटर लिसनिंग पोस्ट वहां पर बिछा दी, एक पूरा नेटवर्क बना दिया कि कोई भी सबमरीन या जहाज आता है तो उसके साउंड सिग्नल्स पिकअप कर लेते थे। और उससे नेटो एलाइज को हमेशा पता चल जाता था कि कब सोवियत फ्लीट अपने मुर्मांस्क के बेस से या इस कोला पेनिनसुला से बाहर निकलकर बैरेंट सी से होते हुए जीआईयू के गैप की तरफ आ रही थी। तो नेटो ने इफेक्टिवली सोवियत सबमरीन्स को यहां पर ब्लॉक कर दिया था। और सोवियत सबमरीन्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता था कि कैसे जीआईयू के गैप को हम क्रॉस करें विदाउट गेटिंग डिटेक्टेड। लेकिन कई बार सोवियत सबमरीन्स बिना डिटेक्शन के यहां से निकल भी जाती थी। 85 और 87 के बीच में ऐसा कई बार हुआ था, खास करके जब गोर्बाचेव और यूएस के बीच में बातचीत चल रही थी। उस समय कई सोवियत सबमरीन्स ऑपरेशन एपोर्ट और एट्रीना के तहत, ये उनकी नेवल ड्रिल्स थी, उसके तहत इन्होंने इस गैप को पार कर लिया बिना डिटेक्शन के। और जब वहां पर दोनों राष्ट्रपति और सोवियत यूनियन के जो सुप्रीम लीडर है ये मिल रहे थे, उस समय कई सोवियत सबमरीन, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स यूनाइटेड स्टेट्स के तट के निकट पहुंच गई थी। यानी अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हुए यूएसए के तट तक, पश्चिमी तट तक ये सबमरीन्स वहां पर पहुंच गई थी। तो सोवियत यूनियन ने ये दिखा दिया कि चाहे हम बातचीत कर रहे हो लेकिन हमारी सबमरीन्स बिल्कुल आपके पड़ोस में इस वक्त तैनात हैं। दूसरी ओर सोवियत यूनियन को भी इस गैप को ब्लॉक करना बहुत जरूरी था, क्योंकि
इस गैप का इस्तेमाल करते हुए यूएसए कभी भी सोवियत यूनियन के मुर्मांस्क बेस पर हमला कर सकता था। इसीलिए वो भी हमेशा वहां पर पेट्रोलिंग करते रहते थे ताकि कोई भी नेटो शिप्स, खास करके एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सोवियत यूनियन की तरफ ना आ जाए, क्योंकि वो उस एरिया से इफेक्टिवली एक हमला कर सकते थे। तो सोवियत यूनियन भी हमेशा बैरेंट सी और ये जो नॉर्वेजियन सी है यहां पर अपनी तैनाती पूरी रखता था। लेकिन समय और तकनीक की उन्नति ने इस जीआईयूके गैप की इंपॉर्टेंस को काफी कम कर दिया है। जब से सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स का आविष्कार हुआ है या फिर डेवलपमेंट हुआ है, तब से जीआईयूके गैप की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो गई है। क्योंकि देखो, सबमरीन से अगर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हो सकती है जिसकी रेंज होती है 4000-5000 किलोमीटर तक मिनिमम, तो अब क्या है कि सोवियत सबमरीन्स को या रशियन सबमरीन्स को केवल मुर्मांस्क से निकलने की जरूरत है, बैरेंट सी से होते हुए नॉर्वेजियन सी में आए और यहां पर अपनी सबमरीन को तैनात करके बड़े प्यार से मिसाइल्स को लॉन्च करा जा सकता है। और यहां से अगर मिसाइल्स को लॉन्च करते हैं बिना जीआईयूके गैप को क्रॉस किए, तो आसानी से वो यूके को या नॉर्थ सी के जो जितने भी ऑयल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको टारगेट किया जा सकता है। इनफैक्ट फ्रांस, जर्मनी सब इनकी रेंज में आ सकते हैं। और अगर इस गैप को क्रॉस नहीं भी करते हो, बिल्कुल यहां पर आइसलैंड के आसपास जाकर वो कनाडा तक को टारगेट कर सकते हैं। इतनी पावर आ चुकी थी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स के आने के बाद से। कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद तो टेक्नोलॉजी और एडवांस हो चुकी है। अब तो क्रूज मिसाइल्स आ चुकी हैं जो कई हजार किलोमीटर का दायरा तय कर सकती हैं, तो उनको तो सबमरीन पर भी ले जाने की जरूरत नहीं है, जमीन से ही उन मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है। तो इसीलिए अब रशिया का इतना ज्यादा ध्यान इस जीआईयूके गैप को डिफेंड करने पर नहीं रह गया था। उनको केवल मिसाइल्स बनानी है और उन्होंने बहुत मिसाइल्स बना दी थी जिससे वो आसानी से यूरोप को अपने टारगेट में ले सकते हैं, पूरे वेस्टर्न यूरोप को और साथ ही साथ यूएसए को भी। लेकिन 2019 में ये जीआईयूके गैप फिर से चर्चा में आता है क्योंकि रशिया की 10 सबमरीन्स ने इस गैप को फिर से क्रॉस किया बिना नेटो के डिटेक्शन के। ना तो यूएस ना यूके की नेवीज इनको डिटेक्ट कर पाई और 10 रशियन सबमरीन, जिनमें से 8 न्यूक्लियर थी और 2 डीजल इलेक्ट्रिक, ये मुर्मांस्क या कोला पेनिनसुला से निकलकर इस जीआईयूके गैप को क्रॉस करते हुए अटलांटिक ओशन तक पहुंच जाती हैं। और इन्होंने वहां पर सबमरीन ड्रिल्स में हिस्सा लिया, जो कि कोल्ड वॉर के बाद में रशिया के द्वारा कंडक्ट करी गई सबसे बड़ी सबमरीन एक्सरसाइज थी। और ये एपोर्ट और एट्रीना जो 85 वाली एक्सरसाइजेस थी, उसके बाद ये लार्जेस्ट सबमरीन ड्रिल्स हैं। अब इस सबमरीन ड्रिल का मेन मकसद यही था, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, मतलब रशियन गवर्नमेंट ने कभी कंफर्म नहीं किया है, इनका मेन मकसद ये था कि यही चेक करना कि क्या हम जीआईयूके गैप से अभी भी बिना नेटो एलाइज के डिटेक्शन के निकल सकते हैं या नहीं। तो क्या हमारी सबमरीन्स सबको छकाते हुए इस जीआईयूके गैप को क्रॉस कर पाएगी। तो इसमें ये पूरी तरह से सफल रहे और ये एक रशिया की बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक विक्ट्री मानी जा रही थी। और क्योंकि ये 2019 में हुआ था और इसकी न्यूज 2020 में बाहर आई थी, तो इसीलिए 21 और 22 के एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है, आईआर में और एज पार्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑल्सो। अब मैंने आपको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसकी सारी इंपॉर्टेंस बता दी, लेकिन इस जीआईयूके गैप का एक और बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। देखिए, आर्कटिक ओशन दुनिया में ऑयल एंड गैस का एक बहुत बड़ा भंडार है जिसको अभी तक टैप नहीं किया गया है, क्योंकि यहां पर कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होती पूरे साल भर कि यहां पर आसानी से तेल का दोहन किया जा सके। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आर्कटिक ओशन में बर्फ तेजी से पिघल रही है, वैसे वैसे यहां पर ऑयल ड्रिलिंग का काम बढ़ रहा है। रशिया का टारगेट है कि इस एरिया में वो अपना पूरा डोमिनेशन रखे, क्योंकि यहां पर देखो क्लेम सब कर रहे हैं। कनाडा कहता है कि यहां पर आर्कटिक में हम भी तेल का दोहन करेंगे, अलास्का के कारण यूएस कहता है हमारा भी यहां पर हक है, ग्रीनलैंड के कारण डेनमार्क कहता है हमारा हक है, यूके भी बीच में कहता है कि भाई साहब हम भी यहां पर ड्रिलिंग करना चाहते हैं ऑयल एंड गैस की। लेकिन रशिया कहता है कि देखो आधी कोस्ट लाइन तो हमारी है आर्कटिक में, तो हमारा सबसे बड़ा यहां पर हक है। तो इसीलिए जीआईयूके गैप की इंपॉर्टेंस अब रह गई है ऑयल एंड गैस रिजर्व्स के कारण। तो रशिया ये चाहता है कि इस गैप को वो कमांड करे, कंट्रोल करे और इसके कारण वो आर्कटिक ऑयल पर अपना दबदबा बनाए रख सकता है, क्योंकि सभी देश आर्कटिक ऑयल पर अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं। अब आर्कटिक ऑयल के ऊपर बहुत सारे क्लेम्स थे, बहुत डिस्प्यूट थे, लेकिन 2014 में रशिया को यहां पर एक बहुत बड़ी जीत मिली थी जब यूएन कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ ने यह बात स्वीकार करी कि रशिया का 20,000 स्क्वायर माइल एरिया पर एक क्लेम है वो सही है, उनका ज्यूरिसडिक्शन है, सी ऑफ ओखोट्स्क के नजदीक वाला ये एरिया है। तो 20,000 स्क्वायर माइल बहुत बड़ा एरिया होता है ये, यहां पर रशिया ऑयल ड्रिलिंग कर सकता है, मतलब उनका कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया ये, उसको डिस्प्यूट कर रहा था यूएस भी। तो पुतिन का ये लक्ष्य है कि इस एरिया में अपनी नेवी को बहुत ही स्ट्रांग बनाया जाए, बहुत सारे नेवल बेसेस यहां बनाए जाएं जिनमें नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स को रखा जा सकता है। और ये नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन क्या करेंगी, रशिया के ऑयल इंटरेस्ट की सुरक्षा करेंगी। और पुतिन ने यह भी पब्लिकली कहा हुआ है कि जो एफएसबी है, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, जो कि केजीबी की सक्सेसर है, उसका नेवल कंपोनेंट स्ट्रांग किया जाए। नेवल कंपोनेंट यानी कि वहां पर जो भी जासूसी होगी, जो नेवल बेस होगी, उसको भी यहां पर स्ट्रांग किया जाएगा।
अब अगर आप एस्पिरेंट नहीं है तो आप एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख सकते हैं, ऑक्यूपाइड, नॉर्वेजियन भाषा की ये सीरीज है और इसमें ये बताया गया कि किस प्रकार से जीआई यूके गैप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप एस्पिरेंट हो तो ये सब मत देखना, कोई काम का नहीं है, पढ़ाई कर लो चुपचाप, मेरा लेक्चर देख के अपने नोट्स बनाओ और एग्जाम की तैयारी करो। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इन टेलीग्राम चैनल से आप कर सकते हैं। और अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है इस वक्त उसमें आपको बहुत ही अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ये कि यहाँ पर ईएमआई ऑप्शन इस वक्त अवेलेबल है, जिसमें आपको इंटरेस्ट फ्री ईएमआई ऑप्शन मिल जाएगा। आपको केवल bit.ly वाला जो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करके अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, महिपाल कोड डालना है, आपको हमारी टीम की तरफ से कॉल आ जाएगा एंड ये आपको गाइड कर देंगे कि किस प्रकार से पूरा प्रोसेस होगा। सेकंड ऑफर ये है कि इस वक्त आपको 20 किताबें फ्री मिलेगी अगर आप 28 अप्रैल तक इस ऑफर को अवेल करते हैं। और ये किताबें या प्रिंटेड मटेरियल लगभग 10,000 रुपए के वर्थ का है, तो ये आपको कंप्लीटली फ्री मिल रहा है। तीसरा ऑफर ये कि आपको एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिलेगी 28 अप्रैल से पहले अगर आप इस ऑफर को अवेल करते हैं। 28 अप्रैल से पहले आपको 4 महीने एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिल रही है, या फिर अगर प्रीलिम्स की डेट और एक्सटेंड हो जाती है तो अप टिल द डेट ऑफ प्रीलिम्स आपको ये ऑफर मिलेगा। 2022 और 2023 दोनों सालों के लिए ये ऑफर वैलिड है। चौथा ऑफर ये है कि अगर आप महिपाल कोड यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इन सभी प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज पर। तो अगर आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको ये प्राइस नहीं पे करनी है, 44,000 वुड बी द प्राइस, जिसमें आपको ये सारे ऑफर्स मिल जाएंगे। एंड रिमेंबर द कोड यू हैव टू यूज इज महिपाल, इसी में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब देखो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने का फायदा क्या है। अनअकैडमी में बैचेस के रूप में पढ़ाई होती है, तो 28 अप्रैल को एक बैच शुरू हो रहा है जो 2022 के लिए आपकी तैयारी कराएगा। इस बैच में आपको फिक्स टाइमिंग पर फिक्स टीचर्स पढ़ाएंगे, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कहां जाऊं, किस लेक्चर को देखूं, किस टीचर से पढ़ूं। आपको हम पढ़ा रहे हैं, हम फिक्स शेड्यूल के अनुसार पढ़ा रहे हैं। तो इस बैच में मेरे द्वारा आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया जाएगा। 1 मई से आर्ट एंड कल्चर की मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है 8 बजे रात को। और अगर आपको इस बैच को ज्वाइन करना है तो याद रखिए इस कोड को यूज करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और मृणाल सर, दीपांशु सर जैसे और भी कई फैकल्टीज हैं, आरती मैम है, इन सब के द्वारा आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा इस 28 अप्रैल वाले बैच में। इसी प्रकार से हिंदी मीडियम या फिर जो इंग्लिश मीडियम के बैचेस हैं वो भी शुरू होंगे। ये वाला बैच जो है ये बाइलिंगुअल होगा। ऑलराइट, अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑप्शनल प्लस जीएस का अगर आप कंबाइंड कोर्स लेते हैं तो दैट विल गिव यू अ वेरी गुड बेनिफिट। यहां पर भी ये प्राइस पे नहीं करनी है। यूज द कोड महिपाल एंड गेट 10% फ्लैट डिस्काउंट। एसएससी, बैंक, रेलवेज, स्टेट पीसीएस, इन सभी एग्जाम्स के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। फ्री टेस्ट सीरीज है, उनका फायदा उठाइए। पाथफाइंडर, इम्पल्स और राइज 3 टेस्ट सीरीज है, तीनों ही फ्री हैं। रविवार को अनअकैडमी कॉम्बैट होता है 11 बजे। अगर आप कॉम्बैट में अच्छी रैंक लेकर आते हैं तो आपको इन सभी सब्सक्रिप्शंस पर स्कॉलरशिप जीतने का बहुत अच्छा मौका है। टॉप 500 रैंकर्स को यहां पर स्कॉलरशिप मिलती है और अगर आप टॉप 3 रैंक लेकर आते हैं तो पूरा फ्री स्कॉलरशिप, पूरा फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। और यहां पर आपको एनरोल करने के लिए केवल महिपाल कोड यूज करना है और फ्री है। कॉम्बैट इनिशिएटिव में आपको ज्वाइन करने के लिए कोई पैसे चार्ज नहीं करे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर।